ये हमारा क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड हिस्ट्री का चैप्टर 9B। 9A चैप्टर कौन सा था? रेनेसेंस का था, वो हम पढ़ लिए हैं। ये चैप्टर है 9B, कौन सा है? द रिफॉर्मेशन। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? रिफॉर्मेशन के बारे में। रिफॉर्मेशन मतलब जो यूरोप में, इटली में जो भी रिलीजियस से रिलेटेड जो भी रिफॉर्म मूवमेंट हुए थे, रिफॉर्म मूवमेंट जो रिलीजियस से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी उसको और सुधार किए, उस चीज़ पर उसको और ज़्यादा चेंज किए, उसमें डेवलप किए। वो मूवमेंट क्या है, मतलब उसे क्या कहते हैं? रिफॉर्म। और वो मूवमेंट हुआ कि हमें इस चीज़ को सुधारना है, इस चीज़ में चेंज करना है, तो वो मूवमेंट हुआ। ठीक है, ये कैसा मूवमेंट था? रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था। कब का? 16th सेंचुरी में। ये रिफॉर्मेशन एक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था कि रिलीजियस से को और ज़्यादा चेंज करना है, उसमें जो भी बुराइयां हैं उसे ख़त्म करके उसमें नई चीज़ें को डेवलप करना है। ये था रिफॉर्म मूवमेंट। कब? 16th सेंचुरी में। इस मूवमेंट को कौन लेड किए थे? मार्टिन ल्यूथर। ठीक है, मार्टिन ल्यूथर ने ही इस मूवमेंट को बढ़ावा दिए हैं, इस मूवमेंट को चलाए हैं। कौन? मार्टिन ल्यूथर। कुछ तीन मतलब हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इसको शॉर्ट में देखते हैं। चर्च स्प्लिट्स इनटू 2 पार्ट्स। चर्च 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, एक रोमन कैथोलिक चर्च और एक प्रोटेस्टेंट में। प्रोटेस्टेंट कौन थे? प्रोटेस्टेंट जो मार्टिन ल्यूथर के सपोर्टर थे, जो मार्टिन ल्यूथर को सपोर्ट करते थे, उनको फॉलो करते थे, वो प्रोटेस्टेंट थे। रोमन कैथोलिक कौन थे? जो इनके मार्टिन ल्यूथर के खिलाफ में थे, मीन्स मार्टिन ल्यूथर के जो अगेंस्ट में थे, वो कौन थे? रोमन कैथोलिक में आते थे। समझ में आया? wanted to be free of pope's domination। अब ये क्यों चाहते थे वो हम आगे पढ़ते हैं, शॉर्ट में बता देते हैं। रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में मार्टिन ल्यूथर क्या चाहते थे? पोप्स क्या करते थे? वहाँ के जो वहाँ के लोग थे, जो वहाँ की पॉपुलेशन थी, वहाँ के जो लोग थे, कॉमन लोग थे, उनसे ज़बरदस्ती पैसे लेते थे। किसी न किसी तरीके से उनसे पैसे लेते थे और फिर अपनी लाइफ को एकदम मतलब शाही तरीके से काफ़ी पैसे को काफ़ी खर्च करके अपनी लाइफ को जीते थे, ज़बरदस्ती लोगों से पैसे लेते थे। लेकिन जो मार्टिन ल्यूथर थे वो पोप के खिलाफ थे कि हम किसी भी लोग से ऐसे ज़बरदस्ती पैसे को नहीं ले सकते हैं। वो प्रोटेस्टेंट थे जो मार्टिन ल्यूथर को फॉलो करते थे, वो कौन थे? प्रोटेस्टेंट। क्लियर हुआ इतना? हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर है वांटेड टू बी फ्री ऑफ पोप्स डोमिनेशन। जो वहाँ के रूलर्स थे, जो वहाँ के किंग्स थे, वो पोप से फ्री चाहने लगे कि हम लोग पोप से फ्री हो जाएं। क्योंकि पोप कौन थे? ये लोग क्या करते थे? चर्च के नाम से लोग से पैसे लेते थे और इसके बाद ये लोग पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हो गए, पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व इनका हो गया। इस वजह से किंग जो थे, वहाँ के जो रूलर थे, वो ये चाहते थे कि हम पोप्स को बाहर कर दें, अपने एरिया से पोप्स को बाहर कर दें और हम फ्री हो जाए। नेक्स्ट है काउंटर रिफॉर्मेशन। एक काउंटर रिफॉर्मेशन फिर हुआ, मार्टिन ल्यूथर ने किया। काउंटर रिफॉर्मेशन में क्या था? जो मार्टिन ल्यूथर को फॉलो करते थे, रोमन कैथोलिक के अगेंस्ट में थे, वो प्रोटेस्टेंट थे। ठीक है, काउंटर रिफॉर्मेशन भी मार्टिन ल्यूथर ने ही किया था। इसमें क्या था? जो लोग प्रोटेस्टेंट को ना ज्वाइन करके, उन्हें ना फॉलो करके, वो अपना अलग से मतलब भक्त होना, गलत चीज़ पर कोई भी अगर गलत हो रही है तो उस पर अगेंस्ट होना, उसके खिलाफ होना, तो ये सब चीज़ें थी, वो था काउंटर रिफॉर्मेशन। समझ में आया इतना? ये थोड़ा शॉर्ट में थोड़ा बड़ा बड़ा समझ लिए हैं। हम अब पढ़ते हैं और भी चीज़ को डिटेल में। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट है
कॉजेस क्या है रिफॉर्मेशन के, रिफॉर्मेशन मूवमेंट क्यों हुआ, उसका रीज़न क्या है वो देखते हैं। पहला है रेनेसेंस। रेनेसेंस में कैसे हुआ, रेनेसेंस में ऐसे हुआ कि रेनेसेंस में क्या था, जब रेनेसेंस का टाइम पीरियड था तब क्या था, बहुत से स्कॉलर्स थे, बहुत ज़्यादा लोग क्या थे, मतलब पढ़े लिखे लोग थे। तो उनको ये समझ में आने लगा था धीरे धीरे कि जो पोप्स हैं वो हमारे साथ क्या गलत करना है। उनकी और ज़्यादा नॉलेज बढ़ी, और ज़्यादा थॉट्स आए, आइडिया आए। इस वजह से ये रिफॉर्मेशन मूवमेंट हुआ। ये पहला कॉज है। जैसे पोप्स हैं, ज़बरदस्ती वो अपना हेड, खुद को अपना हेड मानते थे। मीन्स पोप्स, हर स्टेट में चर्च होते थे और वहाँ पे पोप्स होते थे, ठीक है। वो पोप्स क्या करते थे, वहाँ के जो जो जहाँ पर चर्च है, जिस स्टेट में चर्च है, जिस एरिया में चर्च है, तो वहाँ के जो उस एरिया के लोग हैं उनसे किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरीके से कि चर्च का डेवलपमेंट करना है, चर्च में ये चीज़ बनवानी है, इस वजह से लोग ऐसे पैसे ऐंठते थे और फिर अपनी लाइफ को एकदम एक्सपेंसिव तरीके से जीते थे। इस वजह जब लोग पढ़ लिख लिए, ज़्यादा लिटरेट हो गए, तब क्या उनके थॉट आया कि ये लोग, मतलब पोप की लाइफ कैसी होती है, एकदम सिंपल लाइफ होनी चाहिए, लेकिन वो रह कैसे रहे, दूसरों से पैसा लेकर के अपने, मतलब अपने शौक सब पूरे कर रहे हैं और शान शौक से रह रहे हैं। जो पढ़े लिखे लोग थे उनके ये थॉट आया कि ये गलत कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ इन्होंने उनके अगेंस्ट में आवाज़ उठाई कि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी से ज़बरदस्ती पैसे नहीं लेना चाहिए पोप्स को। ये एक तो कॉज हो गया रेनेसेंस का, क्योंकि वहाँ रेनेसेंस के टाइम पीरियड में बहुत से लोग क्या हो गए थे, लिटरेट हो गए। पहला कॉज समझ में आ गया। नेक्स्ट कॉज क्या है, सेकुलर एंड ह्यूमनिस्ट एटीट्यूड। सेकुलर एंड ह्यूमनिस्ट एटीट्यूड भी आया रेनेसेंस में भी। मतलब रेनेसेंस में अगर देखें उसमें भी ये था कि जो थियोलॉजी थी, मीन्स गॉड पर ज़्यादा बिलीव, गॉड पर कोई चीज़ बेस्ड हो जाना, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। और ह्यूमनिस्ट मीन्स हम एक्शन पर, अपने वर्क पर डिपेंड कर रहे थे। जो वर्क, मतलब थियोलॉजी से दूर हो गए। फिर इसके बाद क्या हुआ, वो लोग अपने प्रेजेंट पर फोकस कर रहे थे, मतलब अपनी प्रेजेंट लाइफ जो है वो उस पर फोकस कर रहे थे, फ्यूचर लाइफ पर फोकस नहीं कर रहे थे, ठीक है। कोई वर्क कर रहे हैं या कैसे हमें क्या करना है, तो प्रेजेंट का देख रहे थे कि हाँ अगर हम ऐसे करेंगे तो ये ठीक रहेगा। फ्यूचर के लिए वो उतना डिपेंड नहीं थे कि उतना वर्क नहीं कर रहे थे कि फ्यूचर लाइफ हमारी कैसी होगी, वो अपनी प्रेजेंट लाइफ को देख रहे थे। नेक्स्ट है डेविएशन इन द चर्च। चर्च में देखें तो जो हेड होते थे चर्च में, हर स्टेट में चर्च है, वहाँ के पोप्स थे, हेड थे, चीफ हेड थे, और भी जो भी प्रीस्ट रहते हैं चर्च में, ये सब लोग थे। पोप्स क्या करते थे, अब वहाँ का हेड किसे बनाते थे, वहाँ के जो चर्च हैं, चर्च में जो जितना ज़्यादा पैसा वहाँ पर पे करते थे उसको वहाँ का हेड बनाते थे, ठीक है। मान लीजिए किसी ने 5000 डोनेट किया उस चर्च में, कोई 5000 रुपये दे दिए, कुछ 10,000 दे दिए, कुछ 20,000 दे दिए, तो जो सबसे ज़्यादा डोनेट करते थे या जो भी ज़्यादा पैसा डोनेट करते थे उनको फिर पोप बना देते थे या उनको हेड बना देते, चीफ बना देते थे, ठीक है। और फिर ऐसे ही चीफ बनकर, हेड बनकर दूसरों से पैसे लेते थे। अन्नत और फर्स्ट फ्रूट। अन्नत और फर्स्ट फ्रूट क्या है, ये है जो पोप्स थे, मतलब कई पोप्स रहते हैं जो चीफ हेड थे। चीफ हेड क्या करते हैं, पोप से, मतलब पोप को कहते हैं कि तुम जितना, मतलब पैसा जितना भी कमाए हो वो किसे दे दो, चीफ हेड को दे दो। पूरा साल भर की जो इनकम थी, पूरे एक साल की जो इनकम थी
लोगों से जितना भी लिए हैं वो किसे दे देते थे? चीफ हेड को। ठीक है, वो जो पूरा साल भर की इनकम थी उसी को कहते हैं अन्नत, अन्नत और फर्स्ट फ्रूट। ठीक है, वो जो चीफ हेड थे चर्च के, वो पोप से कैसे साल भर की जितना भी साल भर में पूरे एक साल में इनकम होती थी उसको ले लेते थे। कौन? चीफ हेड, पोप से, और उसी को अन्नत और फर्स्ट फ्रूट कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? फिर आया इंडल्जेंस। इंडल्जेंस क्या है? अब देखिए, पहले बाइबल जो है, जब रेनेसांस के टाइम के पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो बाइबल जो भी पोप्स बता देते थे, जो भी चीफ थे चर्च के या जो भी लोग थे, वो जितना बाइबल को बता देते थे वही ये लोग जानते थे कि हाँ ऐसा ही बाइबल में लिखा है, क्योंकि कोई पढ़ नहीं पाता था। जो पोप्स थे वो बाइबल का मेन चीज़ नहीं बताते थे। मेन चीज़ मतलब बाइबल मान लीजिए कुछ और लिखा हुआ है और अपने फ़ायदे के लिए कि अगर हम ऐसा कहेंगे लोगों से तो हमें फ़ायदा होगा, तो वो चीज़ बताते थे लोगों को कि यही चीज़ बाइबल में लिखा हुआ है। ठीक है, जब लोग लिटरेट हो गए, मीन्स जब लोग पढ़ लिख लिए, अब बाइबल भी कॉमन लैंग्वेज में आ गई, कॉमन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो गई, लोग आसानी से उसको जब पढ़ने लगे, जब बाइबल को कॉमन वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो पीपल थे, वो सब पढ़ने लगे, तब उन्हें पता चला कि हाँ रियल में बाइबल में क्या लिखा हुआ है और पोप्स हमें क्या बताते थे। ये इसके भी अगेंस्ट में सब लोग हुए जब, तब रिफॉर्मेशन मूवमेंट कॉज हुआ। इंडल्जेंस क्या है? इंडल्जेंस ये है, जो पोप्स थे वो क्या करते थे, इंडल्जेंस एक पेपर था, ये मान लीजिए ये एक पेपर है, सर्टिफिकेट की तरह कह लीजिए, उसमें कुछ मंत्र वगैरह लिखे हुए हैं। ठीक है, ये मंत्र वगैरह लिखे हैं, अब इसको उन लोगों को देते थे, कहते थे कि तुमने जो भी मतलब कुछ गलत कर दिया है, मान लो कोई भी सिंस कर दिए, कोई भी क्राइम कर दिए हैं, अगर तुम क्राइम कर दिए हो और गॉड से माफ़ी मांगना चाहते हो तो इस इंडल्जेंस को तुम खरीद लो। अगर तुम खरीद लोगे, इससे क्या होगा कि तुम्हारी जितनी भी गलतियां हैं वो गॉड, जो क्रिश्चियन के जो जीसस हैं, वो क्या करेंगे, तुम्हें माफ़ कर देंगे। पोप ये भी एक तरीका बना लिए थे पैसे कमाने के लिए। ठीक है, और इसके अगेंस्ट में कौन थे? मार्टिन ल्यूथर। इंडल्जेंस पेपर का एक फॉर्म है जिसमें उसमें कई चीज़ें क्रिश्चियन की जो लैंग्वेज है, वहाँ की जो लैंग्वेज थी, उस लैंग्वेज में लिखा हुआ था और पोप इसको बेचते थे। ठीक है, कि जिसने भी जो भी क्राइम किया हो, अगर वो इस इंडल्जेंस को, इस पेपर को खरीद लेंगे तो उससे उनके जितने भी क्राइम हैं, जितने भी उन्होंने क्राइम किया है, वो सब माफ़ हो जाएंगे। ठीक है, इससे भी बहुत से ज़्यादा पैसे इन्होंने कमा लिए थे। ये क्या था? इंडल्जेंस। समझ में आ गया इतना? कॉजेज हैं, एक रेनेसांस, दूसरा सेकुलर ह्यूमैनिस्ट एटीट्यूड और डेविएशन इन द चर्च। समझ में आया इतना? नोट कर लीजिए, हम और कॉजेज देखते हैं। नेक्स्ट कॉजेज क्या है? ग्रेट स्किज्म। ग्रेट स्किज्म मतलब क्या होता है? जो सबसे बड़ा डिवीज़न हुआ था, मीन्स सबसे ज़्यादा जो फूट हुई थी, मीन्स डिवीज़न हुआ था, डिवाइड हुआ था, वो कौन सा था? वो था डिवीज़न ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। रावल पोप सैट ऑन रोम एंड एविग्नॉन फ्रांस। ये डिवीज़न किस में हुआ था? रोमन कैथोलिक चर्च में हुआ था। मीन्स जो चर्च थे, रोमन कैथोलिक चर्च, उसमें डिवीज़न हो गया था। उसमें से कुछ पोप्स जो हैं वो कहाँ पर पहुँच गए थे? रोम में, और कुछ पोप्स एविग्नॉन फ्रांस में। ठीक है,
यह डिवीजन था रोमन कैथोलिक चर्च में, जिसमें कुछ प्रोटेस्टेंट मीन्स जो पोप्स कर रहे थे, जो भी लोग इंडल्जेंस ले रहे थे, उनसे पैसे ले रहे थे लोगों से, तो जो उनका सपोर्ट कर रहे थे उनका अपना अलग हो गया, वो डिवाइड हो गए अलग, और जो उनके अगेंस्ट में थे वो अलग डिवाइड हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज मतलब जो मेन कॉज था रिफॉर्मेशन का, मेन कॉज क्या था वो देखते हैं। वो था सेल ऑफ इंडल्जेंस इन विटेनबर्ग बाय टेटजेल, एजेंट ऑफ पोप जूलियस II। सेल ऑफ इंडल्जेंस मीन्स इंडल्जेंस को बेचना शुरू कर दिए। ठीक है, कहाँ पर? विटेनबर्ग में। विटेनबर्ग में कौन बेच रहे थे? टेटजेल। टेटजेल कौन थे? ये पोप जूलियस II के एजेंट थे, मीन्स इन्होंने ही टेटजेल को भेजे थे, और यही कह रहे थे टेटजेल में कि विटेनबर्ग में जो चर्च है वहाँ से इंडल्जेंस को बेच करके, वहाँ के लोगों से इंडल्जेंस को बेच करके पैसे लो। ठीक है, इंडल्जेंस एक पेपर है जिसमें जो क्रिश्चियन लैंग्वेज में ही उसमें कुछ मंत्र वगैरह लिखे हैं, उसे आदमियों वहाँ के जो लोग थे उन्हें ये कहकर बेचा जा रहा था कि आप इसको खरीदिए, जो इस पेपर को खरीदेंगे उनके जितने भी क्राइम उन्होंने किए हैं, जितने भी सिन उन्होंने किए हैं, वो सब माफ़ हो जाएंगे। उसलिए उस चीज़ को लोगों को कहने लगे कि अगर जितने भी क्राइम किए वो सब माफ़ हो जाएंगे इंडल्जेंस को खरीदने पर, जिससे काफ़ी लोग इंडल्जेंस को खरीदे भी, और उससे उन्हें मीन्स जो पोप थे जूलियस II और भी जो पोप थे, वहाँ के जो भी चीफ थे, हेड थे, उन सबको इस चीज़ से इनकम होने लगी। पोप्स रेज फंड्स फॉर रीडिजाइनिंग सेंट पीटर्स चर्च एट रोम। ये एक तो इंडल्जेंस बेचने लगे, ये एक तरीका हो गया। दूसरा क्या था इनकम का? मतलब कैसे लोगों से कमाते थे? फंड लेते थे, मीन्स पैसे लेते थे, कि मतलब घर घर जाकर सब लोगों से पैसे लेते थे कि हमें सेंट पीटर्स चर्च का, ये जो सेंट पीटर्स चर्च है, ये चर्च है कहाँ पर है? रोम में। इसको रीडिज़ाइनिंग करवाने के लिए, मीन्स जो भी चर्च जैसा बना हुआ है उसमें और अच्छे से इसको डिज़ाइन करने के लिए वो सब लोगों से पैसे ले रहे थे, और उसको भी पैसे ले तो रहे थे लेकिन पूरी तरह चर्च पर खर्च नहीं कर रहे थे कि चर्च को रीडिज़ाइन करना है तो उस पर खर्च करें, उस पर पैसे नहीं खर्च कर रहे थे। वो सिर्फ अपनी लाइफ को एक्सपेंसिव तरीके से जीने के लिए ही खर्च कर रहे थे। ऑब्जेक्टेड बाय मार्टिन ल्यूथर हु वाज प्रीचर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ विटेनबर्ग जर्मनी। और इस चीज़ को ऑब्जेक्शन कौन किए, मीन्स इस चीज़ पर ऑब्जेक्शन कौन लगाए? मार्टिन ल्यूथर। ऑब्जेक्शन मीन्स इसके खिलाफ कौन गया, इस पर आवाज़ कौन उठाए कि ये गलत हो रहा है, जो भी पोप कर रहे हैं इंटेलिजेंस को बेच करके, या जो भी फंड ले रहे हैं चर्च के नाम से, ये गलत हो रहा है। इस पर ऑब्जेक्शन उठाए हैं कौन? मार्टिन ल्यूथर। मार्टिन ल्यूथर कौन थे? ये थे प्रीचर। प्रीचर मीन्स टीचर, मास्टर। ठीक है, कहाँ पर? यूनिवर्सिटी ऑफ विटेनबर्ग जर्मनी में। ये जो यूनिवर्सिटी थी विटेनबर्ग की जर्मनी में, वहाँ के ये टीचर थे। ठीक है, कौन? मार्टिन ल्यूथर। सबसे पहले इन्होंने ही ये जो गलत हो रहा था, जो पोप्स कर रहे थे, इंटेलिजेंस को बेच रहे थे, उस चीज़ पर इन्होंने ही सबसे पहले आवाज़ उठाई थी, इनके अगेंस्ट में गए थे। फिर इसके बाद इन्होंने 95 थीसिस। 95 थीसिस क्या है? 95 थीसिस ये क्या है? जब देखें कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, फिर जो भी पोप कर रहे थे उसके बारे में एक पेपर में लिख करके कि हाँ ये लोग ऐसा कर रहे हैं, ये गलत है, और भी कई चीज़ें उसमें लिखें कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और लोगों को अगर
भगवान से मिलना है, ठीक है, क्रिश्चियन लोग हैं तो उन्हें जो उनके जीसस हैं उनसे अगर मिलना है तो मतलब कोई भी मिलवा नहीं सकता। हमें खुद से उनकी भक्ति करके, उनको उनकी वर्शिप करके ही हम भगवान को मिल सकते हैं। ये चीज़ें और भी कई पॉइंट्स जो हैं वो उन्होंने एक पेपर में लिख दिया। मीन्स मार्टिन ल्यूथर एक पेपर में कई चीज़ें, कई पॉइंट्स लिख दिए कि हाँ पोप्स ऐसा कर रहे हैं और ये गलत है। इसके बाद उस पेपर को क्या किए, उस जो भी जितना भी चीज़ लिखे थे उसे कहते हैं द 95 थीसिस, ठीक है, द 95 थीसिस। इसको लिख करके जो सेंट पीटर्स चर्च था, ये जो चर्च था इसके गेट पे नेल्ड कर दिए। मीन्स उस पेपर को वहाँ पर नेल से, मीन्स कील से वहाँ पर ठोक दिए, ठीक है, वहाँ पर लगा दिए उस पेपर को। कब? 1517 एडी में, जिससे कि जो भी लोग चर्च जाएंगे वो इस चीज़ को पढ़ेंगे और समझेंगे कि पोप हमारे साथ क्या कर रहे हैं, लोगों जो कॉमन लोग हैं वहाँ के उनके साथ क्या कर रहे हैं। समझ में आया? 95 थीसिस को नेल्ड किए कब? 1517 एडी में सेंट पीटर्स चर्च के गेट पर। फिर इसके बाद जो और ग्रेट स्कॉलर्स थे, जो और काफ़ी विद्वान लोग थे, स्कॉलर्स लोग थे, उनको बुलाए, मतलब उन्हें इनवाइट किए उस पर मीटिंग करने के लिए कि हाँ इस चीज़ पर क्या होना चाहिए, ठीक है, इनवाइट किए और काफ़ी डिस्कशन हुआ उनके बीच में कि हमें ये जो पोप गलत करना है उसे हम कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। समझ में आ गया इतना? नोट कर लीजिए। हम नेक्स्ट पॉइंट्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं रोल ऑफ मार्टिन ल्यूथर। मार्टिन ल्यूथर के बारे में पढ़ते हैं। विजिटेड रोम इन 1513 एडी। मार्टिन ल्यूथर ही ऐसे, मतलब इन्होंने ही ये रिफॉर्मेशन शुरू हुआ, इनकी ही वजह से। और सबसे पहले यही थे, मार्टिन ल्यूथर ही थे जो उनके अगेंस्ट में, जो भी पोप गलत कर रहे थे उनके अगेंस्ट गए और उस पर ऑब्जेक्शन उठाएं, उस पर आवाज़ उठाएं कि हाँ ये चीज़ गलत हो रही है। विजिटेड रोम इन 1513 एडी। ये जर्मनी में विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी में एक थियोलॉजिस्ट थे। मीन्स जो थियोलॉजिस्ट जो भी रिलीजियस से रिलेटेड होती हैं या जो भी गॉड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उस चीज़ के बारे में पढ़ाते थे। रोम में ये जब गए 1513 एडी में, 1513 एडी में जब गए रोम में, तो क्या देखें कि वहाँ के जितने भी पोप हैं, जितने भी वहाँ के पोप्स हैं, वो कैसे एकदम शाही तरीके से, एकदम शान शौक से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन मतलब ऐसा ये था कि जो पोप्स रहते हैं या जो भी पुजारी रहते हैं, जो भगवान को ज़्यादा मानते हैं, वो एक सिंपल लाइफ जीना मतलब जीते हैं, वही चाहते हैं कि एकदम सिंपल लाइफ जीते हैं। लेकिन यहाँ के पोप्स कैसे जी रहे थे? रोम के एकदम शाही तरीके से बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे थे अपनी लाइफ को स्पेंड करने में। इसके बाद इन्होंने काफ़ी मतलब वहाँ देखे कि चर्च में कैसे हो रहा है, कैसे ये लोग इंटेलिजेंस को बेच रहे हैं लोगों से, कैसे ये लोग फंड ले रहे हैं, उस चीज़ पर इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था। पढ़ते हैं ल्यूथर्स 95 थीसिस के बारे में। अभी हम बता ही चुके हैं कि 95 थीसिस क्या थी लूथर की, जिसमें ये पेपर था जिसमें उन्होंने जितने भी ऑब्जेक्शन थे उनके, वो सब उसमें लिख दिए कि ये चीज़ गलत हो रही है। नेशनल चर्च of Germany was established and prayers held on German language। धीरे धीरे क्या हुआ, फिर जर्मनी में नेशनल चर्च बन गया। मीन्स जर्मनी में एक काफ़ी बड़ा सा चर्च इस्टेब्लिश हो गया, वहाँ पर बन गया। और वहाँ पर जो लोग प्रेयर करते थे वो किस लैंग्वेज में? जर्मन लैंग्वेज में प्रेयर करने लगे।
लूथर्स क्या किए थे, जो लूथर्स की जो 95 थीसिस थी उसको जो भी फॉलोअर्स थे इनके मार्टिन ल्यूथर के, वो सब इनकी हेल्प करके उसकी फोटोकॉपी जो रहती है उसकी फोटोकॉपी को ओरिजिनल नेल्ड हो गई थी, जो उन्होंने लिखी थी वो ओरिजिनल नेल्ड हो गई थी चर्च के गेट पे। और जो उसकी कॉपी जो थी, जो उसकी फोटोकॉपी थी, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों तक उसको पहुंचा दिए, जो जितने भी वहाँ के कॉमन लोग थे उस सबको पहुंचा दिए और सबको कहे कि इसको पढ़ो, ठीक है, जिससे और उसको बताएं कि इस थीसिस में क्या लिखा हुआ है, जिससे वहाँ के लोग और ज़्यादा जागरूक हो और ये इस चीज़ में वो डिसीज़न ले सके कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है। काफ़ी लोग थे, इनके फॉलोअर्स थे जो इनको फॉलो कर रहे थे, लेकिन बहुत से लोग थे जो मार्टिन ल्यूथर के अगेंस्ट में भी थे, इनको फॉलो नहीं कर रहे थे। 1519 AD में लूथर डिफीटेड इन डिबेट। लूथर क्या किए थे, जब 95 थीसिस को लिखे और फिर इसके बाद काफ़ी स्कॉलर्स को और काफ़ी लोगों को एकदम फ्रीली इनवाइट किए थे कि आकर यहाँ पर उस चीज़ पर, उस टॉपिक पर डिबेट करें। फिर एक पोप ने मतलब डिबेट करने के लिए, मार्टिन ल्यूथर से डिबेट करने के लिए पोप एक प्रीस्ट को भेजे थे। पोप अपने प्रीस्ट को भेजे थे कि जा करके तुम डिबेट करो मार्टिन ल्यूथर से। जब इनसे डिबेट हुई 1519 AD में, तब वो क्या कर दिए, ल्यूथर को हरा दिए डिबेट में। पोप के प्रीस्ट जो थे, जो भी वहाँ के पोप रहे होंगे, वो प्रीस्ट को भेजें और कहें जाकर के मार्टिन ल्यूथर से डिबेट करो। जब उन्होंने डिबेट किया, फिर क्या कर दिए, ल्यूथर को हरा दिए अपने डिबेट में। समझ में आया? जब ये हार गए डिबेट में, ल्यूथर को हरा दिए, इनकी जो भी बातें थी, जितने भी इनके ऑब्जेक्शन थे, उसको गलत साबित कर दिए। फिर है पोप लियो एक्स। पोप लियो एक्स प्रोनाउंस्ड ल्यूथर एज हेरेटिक। पोप लियो एक्स क्या किए, ल्यूथर को ये कहने लगे कि ये हेरेटिक है। हेरेटिक मीन्स अधर्मी है, रिलीजियस के खिलाफ जा रहे हैं और ये जो भी बातें कह रहे हैं ये सब गलत है, ठीक। फिर क्या किए, ये चीज़ सबको कहने लगे कि मार्टिन ल्यूथर हेरेटिक है, अधर्मी है, सब गलत कर रहे हैं। फिर इसके बाद एक पेपर में ये लिख कर दे दिए कि मार्टिन ल्यूथर हेरेटिक है, ठीक है, अधर्मी है। इसके बाद मार्टिन ल्यूथर क्या किए, पूरे जितने भी लोग थे सबके सामने 20 दिसंबर 1520 AD में वो जो लेटर था, जिनका एक्सकम्युनिकेशन था, बुल ऑफ एक्सकम्युनिकेशन, जिसमें इन्होंने ये लिखा था, जिसमें पोप लियो एक्स लिखे थे कि ल्यूथर क्या है, हेरेटिक है, एक्सकम्युनिकेशन है, मतलब उनको निकाल दिया गया था, उनको बहिष्कार कर दिया गया था कि ये क्या है, ये हमारे खिलाफ, या मतलब हम लोग को गलत साबित कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ल्यूथर अधर्मी है, रिलीजियस के खिलाफ जा रहे हैं और ये कॉमन लोगों को गलत चीज़ें बता रहे हैं। ये पेपर उन्होंने दे दिया। वो जो भी दिए थे वो क्या था, बुल ऑफ एक्सकम्युनिकेशन, ठीक है। इस पेपर को बर्न कर दिए, मीन्स जला दिए, पूरी सोसाइटी के सामने, सबके सामने उस पेपर को बर्न कर दिए, उस पेपर को जला दिए। कब? 20 दिसंबर 1520 AD में, ठीक है। और इसके बाद भी वो क्या कहे कि हम अभी और मतलब जितना हो सकेगा हम इसके अगेंस्ट में जाएंगे, जो भी गलत चीज़ें हो रही है उसको हम रोकेंगे और सही चीज़ों को लाएंगे। ये मार्टिन ल्यूथर का रोल था। और भी थे, नेक्स्ट देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट रोल क्या है मार्टिन ल्यूथर का, डाइट ऑफ वर्म्स। वर्म्स क्या है, वर्म एक टाउन है, जर्मनी में ही है, और डाइट ऑफ वर्म मतलब वर्म में एक ग्रैंड डाइट हुई थी। ग्रैंड डाइट मीन्स एक काफ़ी ग्रेट, मतलब काफ़ी बड़ी मीटिंग हुई थी, वहाँ पर असेंबली हुई थी, ठीक है।
In 1521 AD, Roman Emperor Charles V asked Luther to defend the charges. 1521 AD में रोम के जो एम्परर थे, कौन? चार्ल्स V। एम्पायर कौन थे रोमन के 1521 AD में? चार्ल्स V। ये लूथर को कह रहे थे कि उन्होंने जितने भी चार्जेस लगाए हैं, मीन्स जितने भी चीज़ें 95 थीसिस में इन्होंने पोप के अगेंस्ट में लिखी है, उस चार्जेस को क्या कर दें? हटा दें, उसको रिमूव कर दें और ये कह दें कि ये चीज़ जो मैंने लिखी थी ये गलत है। ठीक है, इस चीज़ के लिए इन्होंने कहा किससे? ल्यूथर से। लेकिन ल्यूथर इस चीज़ पर नहीं माने कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि पोप जो है वो गलत कर रहे हैं और 95 थीसिस में जो भी चीज़ लिखी गई है वो मैंने सही चीज़ लिखी हुई है। जनरल असेंबली टुक ऑन वर्म्स टाउन ऑन अ रिवर राइन, जर्मनी। जनरल असेंबली हुई कहाँ पर? वर्म्स में। वर्म्स क्या है? ये एक टाउन है। कहाँ पर है? रिवर राइन के पास। रिवर राइन के किनारे है, जर्मनी में है वर्म। ठीक है, वर्म्स एक टाउन का नाम है और यहाँ पर एक ग्रेट असेंबली हुई थी, ग्रैंड डाइट हुई थी, इसलिए इसे डाइट ऑफ वर्म्स कहते हैं। जनरल असेंबली हुई थी, मतलब कई लोग को बुलाया गया और उसमें ये कहा गया कि ल्यूथर जो है वो जितने भी चार्जेस लगाए हुए हैं उसको वापस ले लें, इसको रिमूव कर दे। ल्यूथर इस चीज़ को नहीं माने। जब ल्यूथर नहीं माने इस चीज़ पर, तब क्या किए? इसके चार्ल्स जो है, एम्पायर चार्ल्स, ये क्या करने लगे? इनको ल्यूथर को पकड़ रहे हैं, इनके जो भी 95 थीसिस थी उसको जलाने की कोशिश कर रहे थे, इन्हें पकड़ रहे थे, इनको अरेस्ट कर रहे थे कि इनको अरेस्ट कर लेंगे तो कुछ टाइम बाद ये अपने आप ही 95 थीसिस को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, मिस ल्यूथर उसको रिमूव नहीं किए और ये भागकर कहाँ गए? फेडरिक के पास। इनके फ्रेंड थे, ल्यूथर के ही फ्रेंड थे, कौन? फेडरिक। फेडरिक कौन थे? सैक्सनी के एक ड्यूक थे। ठीक है, कौन? फेडरिक इनके फ्रेंड थे, मार्टिन ल्यूथर के फ्रेंड थे। ये अपने घर में, अपने शेल्टर में इन्होंने अपने मार्टिन ल्यूथर को जगह दी। वहीं पर पूरा 1 साल वो वहीं पर स्पेंड कर दिए, फेडरिक के घर में, उनके शेल्टर में पूरा 1 साल अकेले बिता दिए। और वो उस 1 साल में उन्होंने क्या किया? मार्टिन ल्यूथर ने बाइबल जो थी, जो बाइबल है, होली बाइबल थी, उसको ट्रांसलेट कर दिए। लैटिन लैंग्वेज में थी और किस में ट्रांसलेट कर दिए? जर्मन में। जितने टाइम वो फेडरिक के घर में थे, उनके शेल्टर में थे, उस टाइम पे क्या किए? बाइबल को, जो बाइबल थी उसको लैटिन लैंग्वेज से जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिए। समझ में आया इतना? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट है एस्किमल केल्टिक लीग। एस्किमल केल्टिक लीग है, क्या है? ये एक तरह से इन्होंने अभियान चला दिए थे। ठीक है, देखते हैं। सपोर्टर्स नोन एज प्रोटेस्टेंट्स। जो मार्टिन ल्यूथर के प्रोटेस्टेंट्स थे, मतलब सपोर्टर थे, उन्हें क्या कहते थे? प्रोटेस्टेंट्स। कई किंग्स जो थे, वहाँ के जो भी प्रिंसेस थे, वो क्या करने लगे? मार्टिन ल्यूथर को सपोर्ट करने लगे। मार्टिन ल्यूथर के जितने भी सपोर्टर्स थे उन्हें क्या कहते हैं? प्रोटेस्टेंट्स। चार्ल्स V वार्न देम टू कम बैक। मार्टिन ल्यूथर को वार्न किए कि तुम वापस से कैथोलिक चर्च को, मतलब वापस से कैथोलिक चर्च में आ जाओ, उसको ज्वाइन कर लो। चार्ल्स V ने उन्हें वार्न किया, मार्टिन ल्यूथर को, कि वापस से आकर के जो थीसिस है इसको हटा दो और कैथोलिक चर्च को ज्वाइन कर लो और कह दो कि जो भी चीज़ें हैं वो गलत हैं। मतलब जो भी 95 थीसिस में इन्होंने उनके अगेंस्ट में लिखी थी, ये सब चीज़ें गलत हैं। फॉर्म्ड एस्किमल केल्टिक लीग टू फेस द चैलेंज ऑफ एम्परर। फिर इसके बाद जो भी सपोर्टर थे मार्टिन ल्यूथर के,
और मार्टिन लूथर एक लीग चला दिए, मीन्स एक स्कीम बना दिए कि हमें जितने भी जो भी चैलेंज आएंगे, जितने भी चैलेंज होंगे एम्परर के, उसे हमें फेस करना है। सारे सपोर्टर्स, जितने भी फॉलोअर्स थे मार्टिन लूथर के, वो सब क्या कहे कि जितने भी एम्परर के चैलेंज होंगे, जो भी उनके चैलेंजेस जितने भी होंगे, उन सब को हम सब मिलकर उससे फेस करेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक ग्रेट डिवीजन हो गया, दो पार्ट्स में बट गए, एक तो प्रोटेस्टेंट में, एक कैथोलिक चर्च में, एक प्रोटेस्टेंट में और एक कैथोलिक चर्च में, रोमन कैथोलिक चर्च में। प्रोटेस्टेंट कौन थे? जो मार्टिन लूथर के फॉलोअर्स थे। और कैथोलिक चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च, वो कौन थे? जो चार्ल्स फिफ्थ के फॉलोअर्स थे। ठीक है, जो एम्परर चार्ल्स फिफ्थ के फॉलोअर थे, वो रोमन कैथोलिक चर्च में चले गए। ये दो डिवीजन हो गया, एक रिलीजियस का दो डिवीजन हो गया। इसके बाद फिर इनकी आपस में काफ़ी लंबे टाइम तक इनके बीच में लड़ाई हुई। वो कौन सी थी? रिलीजियस सिविल वॉर। मीन्स रिलीजियस के खिलाफ इन आपस में दोनों के बीच में, प्रोटेस्टेंट्स के बीच में और रोमन कैथोलिक के बीच में लड़ाई हुई, वॉर हुई। कब? 1546 से 1553 AD तक ये वॉर चली है। ठीक है, इसके बाद पीस ऑफ ऑगस्टबर्ग ट्रीटी। पीस ऑफ ऑगस्टबर्ग ट्रीटी मतलब काफ़ी ज़्यादा वॉर होने, काफ़ी लंबे टाइम तक ये वॉर होने के बाद, रिलीजियस वॉर होने के बाद फिर क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है मार्टिन लूथर के बात पर सहमत हुए और काफ़ी लोग फॉलो भी करने लगे। इसके बाद शांति हो गई, सब अपने अपने में, मतलब शांति हो गई। फिर इनकी 95 इनके डेथ के बाद, मार्टिन लूथर के डेथ के 95 ईयर्स बाद भी ये कहने लगे कि जो ल्यूथरिज्म है, ल्यूथर्स हैं, जो भी ल्यूथर को फॉलो कर रहे थे, जितने प्रोटेस्टेंट्स हैं, वो काफ़ी लार्जेस्ट ब्रांच है इनकी। और इन्हें अब जो भी किंग आते हैं या जो भी एम्परर हैं, जो भी रूल कर रहे हैं वहाँ पर, वो सबको फ्री करने लगे कि जो भी हैं वो फ्रीली प्रोटेस्टेंट चूज़ कर सकते हैं और रोमन कैथोलिक को चूज़ कर सकते हैं। जिसकी मर्जी है प्रोटेस्टेंट को चूज़ करने में, वो प्रोटेस्टेंट को चूज़ कर ले, और जिसकी मर्जी है रोमन कैथोलिक को चूज़ करने की, तो वो उसे चूज़ कर ले। उस चीज़ के लिए किसी किंग ने या जो भी अगले रूलर आए, किसी ने भी इस चीज़ पर मना नहीं किया है। ठीक है, ल्यूथरिज्म। फिर जर्मनी में कैथोलिक स्टेट्स ऑफ जर्मनी, वो ये मतलब ये नहीं कहते थे, जो जर्मनी में जो कैथोलिक थे वो ये नहीं कहते कि जो भी उनका फेथ है उसको त्याग करें, रिनाउंस करें। तो वो सब चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो गई थी। ठीक है, समझ में आ गया इतना? ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया? मार्टिन लूथर के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्मेशन। और एक मतलब मार्टिन लूथर तो जर्मनी में इनका रोल था, रोम में रिफॉर्मेशन किए थे। और भी कई लोग ऐसे थे जो दूसरी जगहों पर मार्टिन लूथर से मतलब मार्टिन लूथर को देख के कि हाँ ये ऐसे कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा वर्क है, तो उनको मतलब उन्हीं को देख करके ये और भी कई लोग थे जो स्कॉलर्स थे जो अपने यहाँ भी उस चीज़ को, रिफॉर्मेशन को चलाने की कोशिश किए हैं। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और इम्पैक्ट क्या पड़ा है रिफॉर्मेशन का, उसे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।